यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। अरण्यवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लगातार अपने चारों ओर के माहौल को भांप रहा था। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया, फिर ठंडी हंसी के साथ बोला, ओ छोटे कमीने, मैंने पहले ही तेरी गंध महसूस कर ली है। अब और छुपने की क्या जरूरत है? किसी ने उसे जवाब नहीं दिया और जंगल में भयावह शांति बनी रही। अरण्यवीर ने माथे पर बल डाला और फिर कुछ कदम आगे बढ़ा जब तक कि उसके पैर पत्तों के एक ढेर पर नहीं रुके। जैसे ही अरण्यवीर ने पत्तों के ढेर पर कदम रखा, उसका चेहरा तुरंत हिंसक रूप से बदल गया, जबकि उसकी आकृति विस्फोटक रूप से पीछे की ओर चमकी। हालांकि वह फिर भी थोड़ा देर कर चुका था। पत्तों का ढेर अचानक आसमान में उड़ गया और फिर अरण्यवीर के पैरों के चमड़े के जूते तुरंत फट गए, इससे पहले कि उसके पैरों के तलवों से ताजे खून की दो धाराएं बहने लगीं। जैसे ही उसे आरव की अजीब तलवार के कारण अपने पैर पर चोट महसूस हुई, अरण्यवीर क्रोधित हो उठा। हालांकि जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसका चेहरा एक बार फिर हिंसक रूप से बदल गया, क्योंकि एक तंत्र अचानक उस जगह के ऊपर आसमान में प्रकट हुआ जहां वह उतरा था। इसके बाद बिजली का एक मोटा खंभा सीधे उसकी ओर नीचे आया। पहली बार अरण्यवीर ने बिजली के भीतर भयानक आभा को महसूस करते हुए अपनी आंखों में सदमा दिखाया। गरज! एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। अरण्यवीर ने तुरंत अपने असली रूप में लौटने में जरा भी संकोच नहीं किया, और जैसे ही उसने यह किया, बिजली का झटका ठीक उसी पर गिरा। बूम! एक गरज की आवाज गूंज उठी और मृत्यु जैसी शांत जंगल में गड़गड़ाहट हुई। एक दुखद दहाड़ के साथ ऊर्जा की एक भयानक लहर तेजी से चारों ओर फैल गई, और भयानक ऊर्जा की लहर के सामने चारों ओर के सभी बड़े पेड़ तुरंत लकड़ी के टुकड़ों में बदल गए। ठीक इसी क्षण एक तलवार की दहाड़ गूंज उठी। एक सुनहरी तलवार गूढ़ ऊर्जा, जो आसमान को चीरती हुई अरण्यवीर के ऊपर से आई। एक ही पल में यह अरण्यवीर की ओर चली गई, जिसका मांस और त्वचा फट चुकी थी। ठीक जब यह उसके शरीर पर गिरने वाली थी, तो सुनहरी तलवार गूढ़ ऊर्जा के सामने अचानक बैंगनी मिंक की 10 बैंगनी रोशनी की किरण दिखाई दी, और तलवार गूढ़ ऊर्जा के नीचे आने से पहले उन्होंने अरण्यवीर पर हमला कर दिया। बूम! एक और विस्फोट गूंज उठा और अरण्यवीर की चोटग्रस्त पीठ पर कुछ और खूनी छेद दिखाई दिए। इसके अलावा सुनहरी तलवार गूढ़ ऊर्जा इस समय उसके ऊपर आ चुकी थी। बूम! सुनहरी तलवार गूढ़ ऊर्जा ने तुरंत अरण्यवीर के शरीर पर कई गहरे खूनी निशान खोल दिए। ठीक इसी क्षण आरव की आकृति अरण्यवीर की पीठ पर उतर गई थी, और उसने दोनों हाथों में बैंगनी स्पिरिट तलवार पकड़ रखी थी। जैसे ही वह जोर से तलवार को नीचे मारने वाला था, अरण्यवीर अचानक एक तरफ लुढ़क गया, जिसके कारण आरव तुरंत उछलकर एक बड़े पेड़ से टकरा गया। बूम! पेड़ तुरंत 2 टुकड़ों में फट गया, जबकि आरव जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद आरव ने हल्के से आह भरी। उसने एक हीलिंग तंत्र और स्ट्राइडर तंत्र निकालने में संकोच नहीं किया और उन्हें अपने शरीर पर लगा लिया, इससे पहले कि उसकी गूढ़ ऊर्जा गति जूते में चली गई, जिससे वह विस्फोटक रूप से पीछे हट गया। ठीक जब वह पीछे हटा ही था, उसके कंधे पर मौजूद बैंगनी मिंक ने अचानक अपना पंजा लहराया, और 10 से अधिक बैंगनी रोशनी की धारियां अरण्यवीर की ओर गईं, जो आरव पर झपटा था। बूम! जंगल में एक और जोरदार धमाका गूंज उठा। कुछ ही देर बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। इस समय अरण्यवीर को बेहद दयनीय स्थिति में कहा जा सकता था। उसकी पीठ पर लाल रंग की बड़ी बड़ी त्वचा उजागर हो गई थी, और ताजा खून एक धारा की तरह उसकी पीठ से बह रहा था। ए मनुष्य! मनुष्य! अरण्यवीर की आकृति कांप उठी जैसे ही वह अपने इंसानी रूप में लौटा,
और उसकी नजर थोड़ी उन्मादी थी जैसे ही उसने उस दिशा में देखा जहां आरव भागा था। अरण्यवीर ने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया, जबकि उसके चेहरे पर एक भयानक और खौफनाक अभिव्यक्ति दिखाई दी। थोड़ी देर बाद जंगल में एक कर्कश दहाड़ गूंज उठी, और यह एक भूत की चीख की तरह बेहद भयानक थी। जंगल से भागने के बाद आरव ने जल्दी से कुछ ऊर्जा पत्थर निकाले और उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी गूढ़ ऊर्जा गति जूते में तेजी से चली गई जैसे ही वह मृत्यु अंधकार खाई की ओर भागा। भले ही उसने अभी अरण्यवीर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, आरव को अभी भी अफसोस महसूस हो रहा था। उसने अभी अभी अपना एकमात्र हाई रैंक तकनीक तंत्र इस्तेमाल किया था और छोटे साथी की सहायता से एक अचानक हमला भी किया था। हालांकि वह फिर भी अरण्यवीर को मारने में असमर्थ रहा और केवल अरण्यवीर को कुछ चोट पहुंचा सका। एक आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट के लिए ऐसी चोटें कुछ भी नहीं थीं। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि अरण्यवीर में अभी भी उसे पेड़ की ओर फेंकने की ताकत थी। इसलिए आरव ने तुरंत भागने का फैसला किया और अरण्यवीर से मरने तक लड़ने के लिए अपने सभी तुरूप के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरकार अगर अरण्यवीर महामाया पर्वत के भीतर भागने के लिए दृढ़ था, तो आरव केवल देखता रहता। अगर उसके पास अरण्यवीर को मारने में सक्षम होने का 100% आत्मविश्वास नहीं था, तो आरव अपने तुरूप के पत्ते उजागर नहीं करता। क्योंकि एक बार जब उसने उनका इस्तेमाल किया और अरण्यवीर को मारने में असमर्थ रहा, तो वह बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। सबसे पहले भूत संप्रदाय उसे निश्चित रूप से जाने नहीं देगा और वे रक्त संहार मणि को वापस लेने के लिए एक आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ को भी भेजेंगे। दूसरी ओर एक बार जब उसके द्वारा बड़ी संख्या में डार्क बिस्ट को वश में करने का मामला उजागर हो गया, तो यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि डार्क बिस्ट साम्राज्य उसे मारेगा या नहीं। यहाँ तक कि मानव शक्तियाँ महाचिन साम्राज्य सहित भी उसे जाने नहीं देंगी। उस समय वह अपनी मां को कैसे बचाएगा? संक्षेप में, उसकी वर्तमान शक्ति अभी भी बहुत कम थी, जबकि उसके पास कुछ ऐसा था जिसके लिए उन असाधारण शक्तियों को भी लालच था। इसलिए अगर वह उनके द्वारा निशाना नहीं बनाया जाना चाहता था, तो वह केवल लो प्रोफाइल रख सकता था। सबसे कम जो वह कर सकता था। पूरे रास्ते आरव बिना किसी डर के हताश होकर भागा, क्योंकि उसके पास छोटा साथी उसके लिए रास्ता खोल रहा था। छोटे साथी द्वारा छोड़े गए दबाव के साथ उसके रास्ते में एक चींटी भी नहीं थी और यह बेहद सहज था। बेशक अगर वह एक आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट के क्षेत्र का सामना करता, तो वे इसके चारों ओर जाने का विकल्प चुनते। वर्तमान में वह और बैंगनी मिंक दोनों आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट का मुकाबला करने में असमर्थ थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि एक अभी उसके ठीक पीछे था। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही रात हो गई। महामाया पर्वत में रात का समय सबसे खतरनाक था, क्योंकि रात डार्क बिस्ट के लिए बेहद फायदेमंद थी। इसके अलावा कई डार्क बिस्ट रात में सक्रिय थे, ठीक वैसे ही जैसे नाइटबर्ड्स, जिनका सामना आरव ने मृत्यु अंधकार खाई के निचले भाग में किया था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। भले ही ऐसे डार्क बिस्ट के पास तुलनात्मक रूप से कम साधना हो, उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। संख्याएं उस व्यक्ति के खिलाफ बेहद फायदेमंद थीं जिसके पास पूर्ण शक्ति नहीं थी। आरव ने भागना जारी रखने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि आसमान में कोई तारे या चांद नहीं थे। भले ही वह अभी भी अंधेरे में देख सकता था, यह अंततः बहुत असुविधाजनक था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह एक और जवाबी हमला शुरू करने के लिए तैयार था। आरव निष्क्रिय स्थिति मानने वाला व्यक्ति नहीं था, और यह स्वाभाविक रूप से इससे बेहतर नहीं हो सकता था अगर वह उसका पीछा कर रहे आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट को मारने में सक्षम हो।
भले ही वह डार्क बिस्ट को मारने में असमर्थ रहा, आरव उस आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट के लिए कुछ परेशानी पैदा करने में सक्षम होने से बहुत खुश था। आरव की सोच अच्छी थी, लेकिन स्थिति की वास्तविकता क्रूर थी। इस बार अरण्यवीर ने उसे तैयार होने का मौका नहीं दिया। आरव के यहाँ रुकने के थोड़ी देर बाद एक आकृति एक विशाल चट्टान की तरह नीचे उतरी और जोर से जमीन पर गिरी, जिससे पूरी जमीन कांप उठी। आरव की पलकें झपक गईं जब उसने अरण्यवीर को अचानक यहाँ प्रकट होते देखा। यह साथी इतना तेज कैसे हो गया? क्या उसके पास भी स्ट्राइडर तंत्र हैं? मानव, मैं तेरी हड्डियों को एक एक करके तोड़ डालूंगा इससे पहले कि मैं तुझे थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा। चिंता मत कर, मैं तुझे मारूंगा नहीं। मैं तुझे यह सब महसूस करने के लिए जगाए रखूंगा। अरण्यवीर ने गुस्से से आरव को देखा जबकि उसकी मुट्ठियां भींचने पर उसकी उंगलियों में दरारें पड़ गईं। आरव की भौहें उठ गईं और फिर वह हंसा और बोला, फिर तू किसका इंतजार कर रहा है? यहीं आजा। चिंता मत कर, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है। मैं बस यही हूं। आजा। जब उसने आरव को सुना तो अरण्यवीर जो आरव की ओर चल रहा था अचानक रुक गया, जबकि उसके चेहरे पर गुस्सा शांत हो गया। उसका दिमाग तुरंत शांत हो गया जब उसे उन दृश्यों को याद आया कि वह इससे पहले आरव से अचानक हमलों का शिकार हुआ था। सही, यह मानव अब क्यों नहीं भाग रहा है? वह क्यों रुका? वह जितना अधिक सोचता गया, अरण्यवीर को उतना ही अधिक लगा कि इस सब के पीछे निश्चित रूप से एक साजिश छिपी हुई है। इसलिए उसने आरव की ओर चलना बंद कर दिया। उसने सहज रूप से 2 कदम पीछे लिए। उसी समय उसकी आंखें लगातार चारों ओर स्कैन कर रही थीं। भले ही उसका भौतिक शरीर बेहद दुर्जेय था, वह वास्तव में दूसरी बार ऐसे दुर्जेय तंत्र के हमले का शिकार नहीं होना चाहता था। आरव अपने दिल में हंसा जब उसने अरण्यवीर के कार्यों को देखा, लेकिन उसका चेहरा बेहद शांत था। जैसे ही उसने कहा, क्या तेरा इरादा मेरी हड्डियों को टुकड़ों टुकड़ों में कुचलने का नहीं था? मैं यहीं खड़ा हूं। यहीं आजा। क्या तू पहले दिव्य स्तर के एक छोटे से मानव गूढ़ ऊर्जा वाले मनुष्य से डरता है? जैसे ही वह बोला, आरव ने जानबूझकर अरण्यवीर की ओर 2 कदम और बढ़ाए। इस बार न केवल अरण्यवीर शांत रहा, उसके चेहरे पर सतर्कता गहरी हो गई। वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं मानेगा कि यह इंसान वहीं खड़ा रहेगा और मौत का इंतजार करेगा। चूंकि ऐसा नहीं था, तो यह इंसान निश्चित रूप से किसी तरह की चालें खेल रहा था, जैसा कि उसने अतीत में किया था। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो अरण्यवीर ने धीमी आवाज में कहा, छोटे कमीने, इस बार तू क्या चाल चल रहा है? अगर तुझ में क्षमता है तो अपनी क्षमता से मुझसे लड़। अपनी क्षमता से तुझसे लड़ूं। आरव दंग रह गया और फिर वह मुस्कुराया और सिर हिलाया इससे पहले कि उसने कहा, ठीक है, तो यहीं आजा और हम अपनी क्षमता से लड़ेंगे। ठीक यहीं आजा, मैं यहीं हूं। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अरण्यवीर की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं, जबकि उसका भाव भयानक रूप से खूंखार हो गया और एक भयंकर प्रभाव उसके भीतर से उमड़ पड़ा। उसने आरव को घूरते हुए गुस्से में कहा, मनुष्य, तुम चाहे जो भी चाल चल रहे हो, मैं अरण्यवीर तुमसे नहीं डरूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, वह हमला करने ही वाला था। हालांकि ठीक इसी क्षण आरव जमीन पर बैठ गया, जबकि उसके हाथ में अचानक तंत्रों का एक गुच्छा दिखाई दिया। उसने आलस से कहा, हाँ, तुम मुझ जैसे छोटे से मनुष्य से कैसे डर सकते हो? अफसोस, मैं तो पहले दिव्य स्तर का एक छोटा सा चींटी हूँ और तुम मुझे आसानी से कुचल सकते हो। आओ, खुद पर विश्वास रखो। जैसे ही तुम यहाँ आओगे, मैं मर जाऊंगा। आरव के हाथों में तंत्रों के गुच्छे को देखकर अरण्यवीर की पलकें फड़क उठीं और वह तुरंत रुक गया।
वह मनुष्यों के पास मौजूद तंत्रों के बारे में अधिक ज्ञानी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि जो बिजली का बोल्ट उसकी सुरक्षा कवच को आसानी से तोड़ गया था, वह ऐसे ही एक तंत्र से बनाया गया था। इसके अलावा वह ऐसे ही तंत्रों के कारण इस मनुष्य को लगातार पकड़ नहीं पा रहा था। इसलिए यदि इस मनुष्य के हाथों में सभी तंत्र पहले वाले तंत्र के समान प्रकार के हुए तो। जैसे ही उसने यहाँ तक सोचा, अरण्यवीर ने सहज रूप से 2 कदम पीछे हटा लिए, क्योंकि वह वास्तव में उस तंत्र की शक्ति को एक बार फिर सहना नहीं चाहता था। जब आरव ने अरण्यवीर के कार्यों को देखा तो वह खड़ा हो गया और फिर उसने कंधे उचकाए और कहा, चूंकि तुम नहीं आ रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। जैसे ही उसने बात खत्म की, आरव पीछे मुड़ा और दूर की ओर कदम दर कदम चलने लगा। हाँ, उसने किसी भी गति तकनीक का उपयोग नहीं किया था और बस कदम दर कदम चल रहा था, जैसे कि वह अरण्यवीर का पीछा करने का इंतजार कर रहा हो। आरव की पीठ को घूरते हुए अरण्यवीर साफ तौर पर संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से इस मनुष्य को यूं ही जाते हुए देखना नहीं चाहता था। हालांकि वह आरव का पीछा करने से थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि आरव स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जाल बिछाया हो और अरण्यवीर के उसमें कदम रखने का इंतजार कर रहा हो। जबकि अरण्यवीर दुविधा और झिझक में था, आरव 60 मीटर से अधिक दूर चला गया था। वास्तव में आरव बेहद घबराया हुआ था, क्योंकि अगर अरण्यवीर उसका पीछा करता तो उसे सचमुच अपनी जान जोखिम में डालकर अरण्यवीर से लड़ना पड़ता। इस बार उसके पास आश्चर्यजनक हमले का फायदा नहीं था और वह केवल अरण्यवीर का सामना ही कर सकता था, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसी लड़ाई में नष्ट हो जाता। भले ही वह अपने तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट का उपयोग करता, क्योंकि उनकी साधना के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। सौभाग्य से उसकी की बुद्धिमत्ता ने उसे खतरे से बचा लिया। आरव के लगभग 100 मीटर दूर चले जाने के बाद उसने अचानक अपनी गति को अपनी सीमाओं तक बढ़ा दिया और एक परछाई में बदल गया जो दूर की ओर विस्फोटक रूप से तेजी से भागा। एक ही सांस से भी कम समय में आरव अरण्यवीर के दृष्टि क्षेत्र से गायब हो गया था और रात के पर्दे में लुप्त हो गया। जब उसने यह दृश्य देखा तो अरण्यवीर, जो झिझक और दुविधा में था, ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो और उसने तुरंत झिझकना छोड़ दिया। उसकी आकृति चमकी और सीधे उसी जगह उतर गया जहां आरव अभी अभी खड़ा था। जैसे ही वह वहां एक पल के लिए खड़ा रहा, वहां ठंडी रात की हवा के अलावा और कुछ नहीं था जो उसे सहला रही थी। इस क्षण अरण्यवीर को यह एहसास कैसे नहीं होता कि उसे धोखा दिया गया था। एक जंगली भाव की झलक उसके चेहरे पर तुरंत उमड़ आई, जबकि उसकी आंखें लाल हो गईं। अरण्यवीर के दाहिने पैर ने क्रोध से जमीन पर वार किया, जिससे जमीन तुरंत फट गई। उसी समय एक उग्र दहाड़ रात भर गूंज उठी। छोटे मनुष्य कमीने, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा, भले ही तुम महाचिन साम्राज्य में भाग जाओ। आरव कांप उठा जब उसने पीछे से आती दहाड़ सुनी। हालांकि उसने इसे नहीं देखा, वह कल्पना कर सकता था कि अरण्यवीर कितना गुस्से में होगा। बेशक यह बेहद सामान्य था। आखिरकार एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ को एक पहले दिव्य स्तर के साधक ने धोखा दिया था। कोई भी ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बेशक आरव अपने दिल में आत्मसंतुष्ट नहीं था, क्योंकि इसमें आत्मसंतुष्ट होने लायक कुछ भी नहीं था। आखिरकार यह वह आरव ही था जिसका लगातार पीछा किया जा रहा था और उसे लगातार भागना पड़ रहा था। अगर वह बहुत सतर्क नहीं होता तो जिस स्थिति में वह अभी अभी था वह बेहद खराब हो गई होती। आरव ने सिर हिलाया और अपने दिमाग में सभी विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया, जबकि उसने एक स्ट्राइडर तंत्र निकाला और उसे खुद पर थपथपाया। उसके बाद उसने कुछ गूढ़ ऊर्जा पत्थरों को निकाला और उनके भीतर की गूढ़ ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया।
हालांकि उसके पास स्ट्राइडर तंत्र का बढ़ावा था, उसकी गति अभी भी अरण्यवीर से कम होगी जब तक कि वह गति जूते का उपयोग नहीं करता। लेकिन एक समस्या थी, गति जूते वास्तव में बहुत अधिक गूढ़ ऊर्जा खपत करते थे। जब से उसका पीछा किया गया था, आरव ने कम से कम 200 गूढ़ ऊर्जा पत्थरों का उपयोग किया था। ऐसी मात्रा उसके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन अगर यह एक सामान्य साधक होता तो 200 गूढ़ ऊर्जा पत्थरों को एक बड़ी मात्रा माना जा सकता था। स्ट्राइडर तंत्रों का तो जिक्र ही नहीं, उनका कीमतीपन इस बिंदु तक था कि केवल कुछ आदित्य विद्यालय के बाह्य प्रांगण और आंतरिक प्रांगण के शिष्यों के पास ही एक हो सकता था। आरव जानता था कि आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ के पीछा से बचने का कारण यह कहा जा सकता है कि वह पैसों से भाग रहा था। यदि उसके पास अनगिनत गूढ़ ऊर्जा पत्थर और असंख्य स्ट्राइडर तंत्र नहीं होते तो आरव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न होता, वह आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ से इतने लंबे समय तक भागने में पूरी तरह असमर्थ होता। आरव हमेशा अपनी ताकत के स्तर के बारे में बहुत स्पष्ट था और उसने हमेशा एक संतुलित रवैया बनाए रखा था। इसलिए भले ही वह अभी अभी एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ को लगभग मारने में सक्षम हो गया था, उसने कभी भी आत्मसंतुष्ट या अतिसंतुष्ट महसूस नहीं किया, या यह महसूस नहीं किया कि वह आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों का मुकाबला कर सकता है। अगर वह वास्तव में इस तरह सोचता तो आरव का शायद वही हश्र होता जो अतीत में उसने घमंडी और आत्मसंतुष्ट साथियों को मारा था। जैसे ही उसने अपने पीछे से नजदीक आती हुई गूढ़ ऊर्जा को महसूस किया, आरव ने अपने विचारों को रोक दिया और फिर उसने गति बढ़ाई और दूर की ओर चमक उठा। समय धीरे धीरे बीता। अगले ही पल में भोर हो चुकी थी और सूरज आसमान में ऊपर चढ़ गया। सुनहरी रोशनी ऊपर से बरस रही थी और इसने शरीर को रोशन किया और गर्म महसूस कराया। इस क्षण आरव को नहीं पता था कि वह महामाया पर्वत के किस हिस्से में था, लेकिन वह साफ तौर पर जानता था कि वह मृत्यु अंधकार खाई से निश्चित रूप से बहुत दूर था। आरोहण पर्वत श्रृंखला सम्राट अकादमी से 5000 किलोमीटर दूर थी, जबकि मृत्यु अंधकार खाई भी सम्राट अकादमी से कुछ हजार किलोमीटर दूर थी। हालांकि उसने पिछले 2 दिनों में केवल 5000 किलोमीटर से थोड़ा अधिक यात्रा की थी। सीधे शब्दों में कहें, उसे मृत्यु अंधकार खाई तक पहुंचने के लिए कम से कम कुछ दिन और रात अपनी जान के लिए भागना पड़ा। कुछ दिन और रात। आरव ने माथे पर बल डाला जब उसने यहां तक सोचा। अरण्यवीर करीब और करीब आ रहा था और अरण्यवीर को पकड़ने में ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा। इसके अलावा उसे लगा कि अरण्यवीर ने किसी प्रकार की तकनीक का उपयोग किया है जिसके कारण अरण्यवीर की गति लगातार बढ़ रही थी। इसलिए आरव को लगा कि अरण्यवीर को पकड़ने में 1 दिन भी नहीं लग सकता है। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर वह बैंगनी मिंक की ओर मुड़ा, इससे पहले कि वह कहता, छोटे साथी, क्या तुम्हारे पास पीछे वाले उस साथी से निपटने का कोई तरीका है? बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं इससे पहले कि वह अपने छोटे पंजों को हिलाता। जाहिर है वह आरव को अरण्यवीर के खिलाफ सीधा मुकाबला करने के लिए कह रहा था। आरव कड़वाहट से मुस्कुराया क्योंकि उसने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मैं भी उससे लड़ना चाहूंगा, लेकिन समस्या यह है कि मैं उसे हराने में असमर्थ हूं। बैंगनी मिंक ने आरव के पेट की ओर इशारा किया। आरव ने एक बार फिर सिर हिलाया और कहा, भले ही वे अब तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वे पीछे वाले उस साथी के पक्ष में गिर जाएं? तब हम क्या करेंगे? उस समय हम वास्तव में मौत को न्योता दे रहे होंगे। उसने अरण्यवीर पर गिरोह बनाकर हमला करने के बारे में सोचा था, लेकिन समस्या यह थी कि उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक रूपांतरित आत्मिक स्तर के डार्क बिस्ट का डर राजा स्तर के डार्क बिस्टों के प्रति बेहद बड़ा था। भले ही उसके आत्मिक केंद्र में वे डार्क बिस्ट उसे और छोटे साथी को धोखा न दें, उनकी लड़ाई की ताकत आत्मिक स्तर के डार्क बिस्ट के सामने निश्चित रूप से असीम रूप से गिर जाएगी।
इसलिए उसने संख्या से अरण्यवीर को घेरने के विचार को त्याग दिया था। जब उसने आरव को एक बार फिर आपत्ति करते देखा तो बैंगनी मिंक थोड़ा अधीर हो गया। उसने आरव के कानों को खरोंचना और आरव के चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जैसे कि वह आरव से खुद से कुछ सोचने के लिए कह रहा हो। आरव ने सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा। अगले ही पल में उसने एक गहरी सांस ली, जबकि उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की झलक थी। चूंकि अरण्यवीर जल्द ही पकड़ लेगा, उसने महसूस किया कि वह अरण्यवीर से लड़ भी सकता है। बेशक अरण्यवीर के खिलाफ सीधे जाना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा, और चूंकि वह विकल्प प्लान से बाहर था, तो वह केवल आश्चर्यजनक हमलों का सहारा ले सकता था। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव ने बिल्कुल भी संकोच करना छोड़ दिया। उसके पूरे शरीर की गूढ़ ऊर्जा गति जूते की ओर उमड़ पड़ी और फिर उसने तूफान चाल को सक्रिय किया ताकि वह एक परछाइयों में बदल जाए जो दूर की ओर विस्फोटक रूप से तेजी से भागा। जब आरव ने अपनी गति को अपनी सीमाओं तक बढ़ाया तो उसके और अरण्यवीर के बीच का अंतर तुरंत बढ़ गया था। अरण्यवीर जो आरव का पीछा कर रहा था, उसने आरव की गति में वृद्धि को तुरंत महसूस किया था और उसका भाव थोड़ा बदल गया था। लेकिन अगले ही पल में उसने अपनी आंखों में खुशी की एक झलक प्रकट की, जबकि उसने ठंडा होकर गुर्राया और कहा, छोटे कमीने, भागते रहो और गति बढ़ाओ। अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे गूढ़ ऊर्जा पत्थर तुम्हारी गूढ़ ऊर्जा की ऐसी खपत की पूर्ति कर पाएंगे। महामाया पर्वत झाड़ियों, पेड़ों और पहाड़ों से भरा हुआ था। इस बार आरव ने जो स्थान चुना वह फिर से एक जंगल था। यह मदद नहीं कर सकता था क्योंकि जंगल सबसे अच्छा आवरण प्रदान करते थे। बूम! एक घने जंगल में अरण्यवीर के पैर जमीन पर जोर से उतरा। पल भर में पूरी जमीन कांप उठी, जबकि आसपास के पेड़ों से अनगिनत पत्ते झड़कर नीचे गिर गए। आरव को देखकर, जो उससे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था, अरण्यवीर ने एक भयंकर आवाज में कहा, छोटे कमीने, अब तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? आरव ने रुकने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसे लगा कि अरण्यवीर जल्द ही उसे पकड़ लेगा और लगातार भागने की तुलना में लड़ना बेहतर था। वह पीछे हटने के बजाय आश्चर्यजनक हमले की तैयारी कर रहा था। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।